यादों का कैनवस। मौसीकार आजम नौशाद साहब इंडियन फिल्म एंड म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित, सफल और कामयाब तरीन संगीत निर्देशकों में गिने जाते हैं। हिंदुस्तानी सिनेमा में शास्त्रीय संगीत यानी क्लासिकी मौसीकी को लोकप्रिय बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। भारतीय शास्त्रीय और लोक संगीत के समावेश से संगीत की नई शैली का निर्माण किया नौशाद साहब ने। यादों का कैनवस में आज आइए नौशाद साहब की 18th डेथ एनिवर्सरी पर यानी 18वीं पुण्यतिथि पर इस कमाल के मौसीकार को याद करते हुए इनके बारे में 18 रोचक जानकारियां आपसे साझा करते हैं और साथ में नौशाद साहब के चाहने वालों की दिल की बात भी जानेंगे। गुजर गए माह और साल, लेकिन कभी कभी मैं ये सोचता हूँ जहाँ से दामन छुड़ाकर कोई गया, मैं अब तक वहीं खड़ा हूँ। नौशाद अली का जन्म साल 1919 में हुआ था और उनकी वफात आज यानी 5 मई वर्ष 2006 को हुई थी। मतलब 18 साल बीत गए उन्हें इस दुनियाई फानी से कूच किए हुए, पर आज भी उनका संगीत सर चढ़कर बोलता है। उनका जो काम करने का जो तरीका था, जिस पीरियड से वो आए, वो पीरियड बहुत ही गहरा था। नौशाद साहब की मौसीकी और रचना जितना शानदार शायद ही कुछ हो सकता है। भारतीय सिनेमा में संगीत की नई शैली के रहबर संगीतकार नौशाद अली ही थे। नौशाद साहब ने हालांकि अपने जीवन काल में 100 से भी कम फिल्में की, फिर भी इन फिल्मों में 35 सिल्वर जुबली, 12 गोल्डन जुबली और 3 डायमंड जुबली हिट रही। नौशाद अली को अपनी रचनाओं में, अपनी धुनों में फुल ऑर्केस्ट्रा के साथ साथ वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट जैसे वायलिन और सैक्सोफोन को शामिल करने के लिए भी जाना जाता है। अपने शुरुआती दिनों में नौशाद अली हारमोनियम की मरम्मत का काम करते थे। नौशाद साहब तब मुंबई भाग आए जब उनके पिता वाहिद अली, जो संगीत के सख्त खिलाफ थे, ने उनसे कहा कि अगर वो घर पर रहना चाहते हैं तो संगीत छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ नौशाद साहब को ही अपने फन पर नाज नहीं था, अलबत्ता फिल्मकारों को भी खुद से ज्यादा भरोसा नौशाद के काम पर था। अब देखिए, जब कारदार प्रोडक्शन ने रतन फिल्म का निर्माण किया तो उन्होंने इसके लिए 75,000 रुपए खर्च किए, जो तब बहुत बड़ी रकम मानी जाती थी, और नौशाद साहब को फिल्म का संगीत संभालने को दिया। नौशाद साहब के संगीत से प्रोडक्शन हाउस को पहले ही साल में रॉयल्टी के रूप में 3 लाख रुपए की भारी रकम मिली। मिला के, जिया भरमा के। नौशाद को पंजाब, राजस्थान, गुजरात और सौराष्ट्र की लोक परंपरा से कुछ दुर्लभ संगीत रत्न चुनने के लिए भी जाना जाता है। मदर इंडिया, जिसके लिए उन्होंने संगीत तैयार किया था, पहली भारतीय फिल्म थी जिसे ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। मैं तो इंसान हूँ, 1981 में नौशाद को भारतीय सिनेमा में उनके आजीवन योगदान के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। उन्होंने 86 साल की उम्र में ताजमहल एंड इटर्नल लव स्टोरी, जो 2005 में प्रदर्शित हुई, की धुनें बनाई और इस तरह वो दुनिया के सबसे उम्रदराज संगीतकार बन गए। पद्मश्री हरिहरन अपने उस्ताद नौशाद साहब के बारे में कहते हैं, आज रोको ना मुझे, हद से गुजर जाने दो। बहुत मज़े से सीखा, मज़े से गाया, और जब भी मैं गाता हूँ मुझे बिल्कुल नौशाद साहब ऐसे याद आते हैं। उनकी म्यूज़िक रूम में जो सामने बैठ के मैं उनसे सीखा, और जो मुझे आशीर्वाद दिया उन्होंने और मुझे रियाज़ करवाया। एक दिन 2-3 घंटा हो गया, वो कुछ मुझे सिखाते थे, रियाज़ करवा रहे थे। तो उनकी वाइफ मम्मी अंदर से आई, बोले चाहे हरी कितना गवाओगे। तो इतना प्यार दिया उन्होंने। और नौशाद साहब अक्सर बॉम्बे में ब्रॉडवे थिएटर के सामने फुटपाथ पर सोकर रातें बिताते थे और वहां अपना संगीत बजते देखने का सपना देखते थे। 16 साल बाद नौशाद साहब उसी थिएटर में बेजू बावरा, जो 1952 में लगी, के प्रीमियर पर फूट फूट कर रोने लगे। थिएटर की एक खिड़की के पास गए और फुटपाथ को देखकर कहा कि मुझे वहां से यहाँ तक पहुँचने में 15 साल लग गए। नौशाद अपनी धुनों के हर पहलू की इन डेप्थ स्टडी करते थे।
उड़न खटोला और अमर जैसी फिल्मों के लिए नौशाद साहब ने एक आर्टिस्ट की आवाज को 90 की स्केल पर रिकॉर्ड किया, फिर इसे 70 की स्केल पर रिकॉर्ड किया, फिर 50 पर, और इसी तरह पूरी रिकॉर्डिंग के बाद इसे सीन के लिए चलाया गया और इससे जो प्रभाव पैदा हुआ वो जबरदस्त था। मोहब्बत की राहों में चलना संभल के। जो 1952 में प्रदर्शित हुई। इस फिल्म के लिए नौशाद साहब 100 पीस ऑर्केस्ट्रा का उपयोग करने वाले पहले शख्स बने। दिया हमने फिल्म आन के संगीत का नोटेशन लंदन में पुस्तक के रूप में भी प्रकाशित हुआ। नौशाद साहब पहले संगीतकार थे जिन्होंने भारत में वेस्टर्न नोटेशन सिस्टम को विकसित किया। गंगा जमुना जो साल 1961 में प्रदर्शित हुई, इस फिल्म के लिए नौशाद साहब ने शुद्ध भोजपुरी बोली में गीतों का इस्तेमाल किया। मुगल आजम जो 1960 में प्रदर्शित हुई, इस फिल्म के गीत ए मोहब्बत जिंदाबाद के लिए नौशाद साहब ने 100 लोगों के कोरस का इस्तेमाल किया। संगीत प्रेमी नौशाद साहब को अपना गुरु मानते आए हैं, पर नौशाद साहब किसे अपना गुरु मानते थे ये भी सुन लीजिए। दरअसल संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने नौशाद साहब को करियर की शुरुआती दिनों में अपने सहायक के रूप में लिया, जिसके लिए नौशाद साहब बेहद आभारी रहे और साक्षात्कारों में नौशाद साहब ने उन्हें अपना गुरु कहा है। तेरे सदके बलम और अक्सर नौशाद साहब साल में केवल 2 फिल्मों के लिए संगीत तैयार करते थे। अगर वो एक शब्द से भी संतुष्ट नहीं होते थे तो गीतकार से पूरा गाना दोबारा लिखने को कहते थे। एक गीत बनाने में उन्हें एक पखवाड़े का समय लगता था, मतलब 15 दिन। लेजेंडरी म्यूजिक डायरेक्टर कुलदीप सिंह जी नौशाद साहब के बारे में क्या कहते हैं, आइए सुने। मेरी क्या औकात के मोहतरम नौशाद साहब के बारे में कुछ कह सकूं। उनका संगीत सुन सुन के हम बड़े हुए और इतना कुछ सीखने को मिला। उनका जो स्टाइल म्यूज़िक, वो शास्त्रीय संगीत और वेस्टर्न संगीत में भी उतने ही निपुण थे, और लोक संगीत तो कमाल का दिया उन्होंने। और इतने 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 समझो के.एल. सहगल से लेके अभी तक के जितने सिंगर्स हैं सबको उन्होंने गवाया, और बेहतरीन गवाया। जितना भी उन्होंने काम किया बहुत बेहतरीन काम किया। शायद वो अपने जैसे खुद ही एक अकेले थे। नौशाद साहब सलाम करता हूँ मैं, उनकी देख रेख में हम कुछ ना कुछ सीखते गए। मैं एक वाकया सुनाना चाहता हूँ कि के.एल. सहगल जो थे वो हमेशा टेक के पहले शराब पीते थे। तो नौशाद साहब ने एक बार, वो अच्छे मूड में थे के.एल. सहगल, तो नौशाद साहब का गाना गा रहे थे, तो उन्होंने रिक्वेस्ट की कि सहगल साहब, मुझे पता है आप पी के तो बहुत अच्छा गाएंगे, लेकिन मेरे लिए मैं एक चाहता हूँ कि आप टेक मुझे बिना शराब के दीजिए। तो कोई अच्छे मूड में थे, उन्होंने अच्छा याद तू क्या याद करेगा। तो उन्होंने एक टेक दी और फिर बोला अभी असली गाना हो गया शराब पी के। तो फिर उन्होंने शराब पी के टेक दी, तो बोले आप सुन के देख लें। जब दोनों टेक सुनी तो नौशाद साहब ने कहा ये शराब के बिना वाली है, ये शराब वाली है। के.एल. सहगल तो रोने लगे। उन्हें कहा मैं आज तक किसी ने टोका नहीं, और मैं तो ये समझता रहा कि मैं पी के बहुत अच्छा गाता हूँ, लेकिन तुमने उस वक्त मुझे ये बात याद करवाई है जबकि मैं बहुत दूर निकल गया हूँ और वापस आना बड़ा मुश्किल है। तो नौशाद साहब के वो गट्स थे कि उन्होंने प्यार मोहब्बत से उनको सहगल साहब को मना लिया, वरना के.एल. सहगल तो अपने आप में एक खलीफा थे पूरे। और नौशाद साहब ने संगीत में इतने एक्सपेरिमेंट किए, खासकर फोक संगीत उन्होंने इतना बढ़िया दिया है, इतना बढ़िया दिया है, खासकर पूर्वी संगीत। तो उन्होंने मेरे लिए उस्तादों के उस्ताद थे वो, और जितना इंडियन म्यूज़िक करते थे इतना उनको वेस्टर्न म्यूज़िक का भी नॉलेज था, इसलिए उनका बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कमाल का होता। क्योंकि नौशाद साहब एक गाने को, जैसे एक गाना होता है, एक अंतरा होता है, फिर दूसरा अंतरा, फिर तीसरा अंतरा। नौशाद साहब हमेशा दूसरा अंतरा जो है वो अलग सुर से शुरू करते थे। रफ़ी साहब के साथ उनकी ज़्यादा बनती थी,
और जो रफ़ी साहब को रफ़ी बनाने वाले नौशाद साहब थे। उन्होंने रफ़ी साहब को इतना बढ़िया गवाया है, ऐसे गाने गवाए हैं, क्लासिकल क्या, फोक म्यूज़िक क्या, लाइट क्या और वेस्टर्न टाइप का क्या, और रफ़ी साहब ने इतने प्यार से, यानी ऐसा लगता है कि शागिर्दों की तरह उनसे सीखे हैं गाना। हाँ। खासकर वो जो भजन है मन तरपत हरि दर्शन को आज, और उसमें सबसे पहले जो हरि ओम का उच्चारण रफ़ी साहब ने किया है, वो रेयरली कोई, मैं कहना कोई पंडित भी नहीं इतने प्यार से करेगा। वो हरि ओम का उच्चारण जो उन्होंने किया है वो नौशाद साहब ने ही करवाया होगा। नौशाद साहब ने महाराष्ट्र राज्य सरकार से हिंदुस्तानी संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था के लिए एक प्लॉट को मंजूरी देने का अनुरोध किया था। इसे उनके जीवन काल, उनके हयात में ही मंजूरी दे दी गई और नौशाद अकेडमी ऑफ हिंदुस्तानी संगीत का गठन हुआ और ये गठन 5 मई 1998 को किया गया था। नौशाद एकेडमी संगीत और कला को बढ़ावा देने के लिए अक्सर संगीत से जुड़े प्रोग्राम्स का आयोजन करती रहती है। इस एकेडमी के परमानेंट ट्रस्टीज में, यानी स्थायी ट्रस्टीज में, फिल्म मेकर रहमान नौशाद, दिग्गज मौसीकार उत्तम सिंह जी, म्यूजिक कंपोजर गुरमीत जी, शहनाज परवीन, जसविंदर कौर और नौशाद साहब की पोती उमारा रहमान जैसे नाम शामिल है। मैं उनके साहबजादे रहमान साहब को और गुरमीत उत्तम सिंह जी के जो साहबजादे हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये काम संभाला हुआ है, और आगे चलकर ये एकेडमी जो है अच्छे अच्छे संगीतकार तैयार करेगी, अच्छे अच्छे गवैये तैयार करेगी। उनका जो मकसद है बहुत ऊंचा है। मेरी शुभ इच्छाएं भी हैं और मेरे लायक कुछ वो समझे कि मैं इसमें कुछ योगदान दे सकता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी। ये एकेडमी जो है, नौशाद साहब तो अमर हैं ही हैं, पर उनका ये जो आगे चल के एक पीढ़ी को वो संगीत देना, ये उनका मकसद है। नौशाद एकेडमी की गतिविधियों को देखते हुए अब ऐसा लगता है कि स्वर्गीय पद्म भूषण नौशाद साहब का ख्वाब हकीकत में बदल रहा है। पद्मश्री अनुज जलोटा नौशाद को याद करते हुए कहते हैं, नौशाद साहब के लिए कुछ कहना बड़े फक्र की बात है। सिंगर्स को ऐसे गाने दिए जो उस सिंगर पे सजते थे, खपते थे। आपको याद ही होगा मन तड़पत हरि दर्शन को आज। इस तरह के गाने रफी साहब से गवाए कि लोगों के मन में ये आ गया कि रफी साहब तो क्लासिकल सिंगर हैं, इतना अच्छा क्लासिकल गाते हैं, राग मालकौंस को कितनी अच्छी तरह गाते हैं। तो कलाकार को एक नए ढंग से पेश करना, उसकी खूबी को सामने लाना, ये नौशाद साहब की खूबी थी। मैं भी लखनऊ का, वो भी लखनऊ के, तो जब मुझे मिलते थे तो पूछते थे कि अभी नखलऊ कब गए थे। तो नखलऊ कहा करते थे, लखनऊ नहीं, नखलऊ, क्योंकि पुराने दिनों में जो नवाब लोग होते थे वो इसको नखलऊ कहा करते थे। उनकी दुकान लाटूश रोड पे लखनऊ में, अल्लन मियां एंड सन्स, वहाँ पर हम बार बार जाते रहे। अभी भी उधर से गुजरते हैं तो एक नज़र वहाँ डाल लेते हैं। अभी भी वो दुकान है और वहाँ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो बेस्ट हैं वो वहाँ पे मिलते हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि आज नौशाद एकेडमी के लिए मुझे मौका मिला है कुछ गाने का। बस यही दुआ है कि जहाँ नौशाद साहब बैठे हैं हम सब पर हमेशा मेहरबान रहें, हम पर हमेशा कृपा बनाए रखें, क्योंकि उनका जब ख्याल आता है तो सुर जरा ठीक से लगने लगते हैं। तो उम्मीद है कि आज भी कुछ ऐसे होगा। शुक्रिया। अपनी काबिल-ए-दाद धुनों से संगीत का ताजमहल खड़ा करने वाले मौसीकार आजम नौशाद अमर हैं और अमर रहेंगे और प्रत्येक संगीत प्रेमी के दिलों में धड़कते हैं और धड़कते रहेंगे।